बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कम्युनियल अवार्ड को, सेपरेशन ऑफ सिंध एंड बम्बई को, रिफॉर्म्स इन NWFP को। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि उस दिन भी अनाउंस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंदर पॉइंट वाइज चीज़ें बयान की गई हैं। आपका पेज नंबर 44 बुक का, वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। लिसन केयरफुली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द ब्रिटिश गवर्नमेंट framed the Government of India Act 1935 and implement it through India after being passed by British Parliament. ब्रिटिश पार्लियामेंट से इस एक्ट को पास करवाने के बाद ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, इसके की पॉइंट्स हैं, इसके हाईलाइट पॉइंट्स हैं, वो पेज नंबर 45 पर है। हर पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है और इसको अंडरस्टैंड भी करना है, प्रिपेयर भी करना है। सबसे पहले है फेडरल गवर्नमेंट। आपके पेज 45 पर इसी एक्ट की पहली हेडिंग है फेडरल गवर्नमेंट। द एक्ट हैव डिक्लेयर्ड that India as a federation and powers were distributed between the provinces and central government। यानी पहला पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट होगी वो फेडरल होगी, एक फेडरेशन के तहत, एक मरकज़ के तहत हुकूमत चलेगी, लेकिन जो पावर्स होंगी, उसकी ताकत होगी, पावर होगी, उसको मुख्तलिफ प्रोविंसेस में उसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वायसराय, पॉइंट नंबर 2, वायसराय यानी गवर्नर जनरल कौन होगा? एट द टॉप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट देयर वाज अ वायसराय ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर जनरल हु हैड अ वास्ट पावर्स। ही वाज नॉट आंसरेबल टू काउंसिल, कैबिनेट और लेजिस्लेचर। अब जब ब्रिटिश ने यहाँ पर इन्वेड किया था, तो आपको मालूम है कि उसने ईस्ट इंडियन कंपनी के ज़रिए यहाँ पे इन्वेड किया, और उसके बाद उसने डिफरेंस जो है वो सूबों को देखने के लिए वायसराय मुकर्रर किए और गवर्नर जनरल मुकर्रर किए। जब ये एक्ट पास हुआ तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉप होगा वो वायसराय होगा या गवर्नर जनरल होगा, वो हैड बेस्ट पावर, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ताकत होगी, उसके बाद सबसे ज़्यादा पावर होगी। और वो होगा कौन? ही वॉज नॉट आंसरेबल टू द काउंसिल। वो काउंसिल को भी आंसरेबल नहीं होगा, वो कैबिनेट को भी आंसरेबल नहीं होगा, और लेजिस्लेचर को भी आंसरेबल नहीं होगा। वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को आंसरेबल होगा। यानी यूँ समझ लें कि वो वायसराय बरतानिया की तरफ से कुछ भी जो है वो लागू कर सकता था। उसको ना तो कैबिनेट पूछ सकती थी, ना उसको काउंसिल पूछ सकती थी, ना ही कोई कानून साज इदारा उससे कोई बात पूछ सकता था। He used to perform functions to protect the rights of the peoples, to supervise the economic condition of the government। उसने गवर्नमेंट की इकोनॉमिक कंडीशन की हिफाजत करनी थी, और उन तमाम जो है वो परफॉर्मेंसेस को और राइट्स को सेव करना था जिनका ताल्लुक ब्रिटिश गवर्नमेंट से था। एंड टू डेवलप कमर्शियल रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडिया टू फैसिलिटेट ब्रिटिश ट्रेडर्स इन इंडिया। और उसका दूसरा काम जो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स से, ब्रिटिश ट्रेडर्स से, उनको इंडिया के अंदर फैसिलिटेट करना, उनको इंडिया के अंदर सहूलियात देना, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, और उनको तिजारती मामलात में किसी भी किस्म के नुकसान से बचाना। तीसरी हेडिंग पर आते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसी होगी? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन कानून साज, जो इदारा होगा, जो कानून बनाएगा।
सेंट्रल कानून लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज bicameral and its head was Governor General. It consisted, ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव होगी वो बाइकैमरल होगी, यानी कि इसको आप सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे, ये डायरेक्ट गवर्नर जनरल के इख्तियार में होगी, ठीक है। और इसके मज़ीद नीचे दो शोबे होंगे। पहला शोबा है, आप गौर से देखें, हेडलाइन करें, काउंसिल ऑफ स्टेट। अब ये क्या करेगा? द काउंसिल ऑफ स्टेट कंप्राइज 260 मेंबर, ये 260 मेंबर पर मुश्तमिल होगा। 156 मेंबर्स वर टेकन फ्राम प्रोविंसेस, उनमें से 256 मेंबर सूबों से लिए जाएंगे। 104 मेंबर वर टेकन फ्राम इंडियन स्टेट्स, और 104 जो मेंबर्स हैं उनको इंडियन स्टेट से लिया जाएगा, सूबों से नहीं लिया जाएगा। 256 सूबों से लिए जाएंगे, 104 जो है वो स्टेट से लिए जाएंगे। इनको मिलाकर 156 मेंबरान पर मुश्तमिल ये कौंसिल बनाई जाएगी। द मेंबर्स वर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाएंगे, 3 साल के लिए उनकी सिलेक्शन होगी। दूसरा इसका पोर्शन होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव का, हाईलाइट करें इसको भी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इट हैड 365 मेंबर, इसके 375 मेंबर होंगे। आउट ऑफ इट 250 वर टेकन फ्राम प्रोविंसेस, जिसमें से 250 प्रोविंस से लिए जाएंगे, एंड 125 फ्राम द इंडियन स्टेट, और 125 जो है वो इंडियन स्टेट से लिए जाएंगे। दे वर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 5 year, और इनको 5 साल के लिए मुंतखब किया जाएगा। यानी एक बॉडी बनाई जा रही थी एक कानून साज इदारे की, तो उसमें तय किया जा रहा था कि मेंबर्स कहाँ से लिए जाएंगे और उनको उनका टाइम कितना होगा कि वो कितने टाइम के लिए सर्व करेंगे। चौथा मेन हेडिंग इसलाह की, पहले इसलाह की हेडिंग थी फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी थी वायसराय या गवर्नर जनरल, तीसरी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव पार्टी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके मज़ीद 2 शोबे थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। चौथा इस एक्ट का जो पोर्शन है वो है जुडिशरी, यानी अदलिया या अदालतें कैसे होंगी। देयर वाज अ फेडरल कोर्ट कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 6 सुपीरियर जजेस। देयर वाज अ फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा, यानी वफाकी कोर्ट होगा। द हेड ऑफ प्रोविंसेस, जो कि तमाम सूबों का हेड होगा। देयर वाज अ फेडरल कोर्ट कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस, जिसमें 1 चीफ जस्टिस होगा, एंड 6 सुपीरियर जजेस, और उसमें 6 फाजिल जज होंगे, यानी आला जज होंगे। द कोर्ट यूज्ड टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट, और उन तमाम अपीलों को ये समाअत का हक रखता होगा जो हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ की जाएंगी। यानी कुछ डिसीजन हाई कोर्ट करेगा और अगर उसके अगेंस्ट अपील चली जाती है तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा। और 5वीं हेडिंग है प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जुडिशरी का आप यहाँ पे हमें एक ढांचा मिलेगा। अब इस ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि जो हमारे पास चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, उसके साथ 6 मेंबरान होंगे, ठीक है, उसके साथ 6 फादर जज होंगे, और इन्होंने मिलकर उसको डिसाइड करना होगा। और ये डिसीजन कहाँ से लेंगे? अगर हाई कोर्ट से कोई अपील आती है, किसी हाई कोर्ट के फैसले की कोई अपील आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास आएगी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको सुनेगा इन 6 फादर जजों की मौजूदगी में, और उसके बाद वो डिसीजन लेगा। 5वीं हेडिंग है हमारी प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन में सूबाई इंतज़ामिया, सूबाई मुकन्नना, सूबाई लेवल पर उसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो सबसे पहले होगा, इसमें भी आगे पार्ट है, पहला पार्ट है गवर्नर। गवर्नर वाज द हेड ऑफ प्रोविंस। गवर्नर जो है वो प्रोविंस का हेड होगा, सूबे का हेड होगा।
who was appointed by Governor General, जिसको Governor General अपॉइंट करेगा। The Governor was responsible and protection of ministries, minorities, protection of rights of civil servants, issuance of ordinance and law and order in the promise of concern। मुतल्लिका सूबे के अंदर इस गवर्नर की ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़, नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, यानी जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इश्यूएंस ऑफ ऑर्डिनेंस और लॉ, किसी भी लॉ या ऑर्डिनेंस को जारी करेगा इन आर्डर टू प्रॉमिस करना है, अपने सूबे की ज़रूरत के मुताबिक किसी भी ये लॉ को जारी कर सकेगा। उसके बाद सूबाई कैबिनेट यानी प्रोविंशियल कैबिनेट कैसे होगी, दूसरी हेडिंग है। द प्रोविंशियल कैबिनेट वाज कंप्राइजिंग ऑन दोज मिनिस्टर्स हु वर टेकन फ्रॉम प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। द प्रोविंशियल कैबिनेट वाज कंप्राइजिंग ऑन दोज मिनिस्टर्स हु वर टेकन फ्रॉम प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो प्रोविजनल कैबिनेट है उसको लिया जाएगा, उन मिनिस्टर लिए जाएंगे प्रोविजनल लेजिस्लेटिव से। मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर एंड दे वर आंसरेबल टू गवर्नर एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जवाबदेह होंगे और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी जवाबदेह होंगे। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, देयर वाज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ईच प्रोविंस। The members of legislative council were elected for the period of 3 years, separate electorate. The seats in the central legislative council were separately reserved for the Muslim। अब जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी अब पेज नंबर 45 पर हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी सूबाई कानून साजी कैसे होगी। देयर वाज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ईच प्रोविंस, हर सूबे में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल कैंप की जाएगी। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इलेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर, और उसके जो मेंबर होंगे 3 साल के लिए चुने जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास छठी हेडिंग है हमारे इस इंडियन एक्ट की कि सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि पीछे आप सुन चुके हैं बार बार कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है जुदा गाना इंतखाब के तरीक़ाकार। द सीट्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वर सेपरेटली रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम एंड मुस्लिम कुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, ओनली मुस्लिम कुड वोट। यानी कि जुदा गाना इंतखाब के लिए मुसलमान पार्टिसिपेट भी करेंगे और उसको सिर्फ मुसलमान वोट भी दे सकेंगे। यानी मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख किसी और को वोट देने के बजाय मुस्लिम को वोट देंगे और जो मुस्लिम नुमाइंदा होगा वो मुस्लिम्स के तमाम वोट लेने का हकदार होगा। और इस तरह जुदा गाना इंतखाब का डिसीजन किया गया, जुदा गाना इंतखाब को डिफाइन किया गया। और आखिरी हमारी टॉपिक है, आखिरी लाइन है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हमारे सूबे का ढांचा कैसे बनाया जाएगा। A large number of provinces were autonomous, बहुत सारे सूबों की तश्कील दी जानी थी। Diarchy was abolished and all the local departments were given under the charge of ministers। जितने लोकल डिपार्टमेंट्स थे, मकामी शोबे थे, उनको मिनिस्टर्स के ज़ेर इंतज़ाम दे दिया गया। The provincial cabinets were powerful to run the administration of provinces, और जितने भी जो प्रोविंशनल वज़रा थे, कैबिनेट मेंबर्स थे, उनको अपने अपने सूबे को चलाने और उसकी इंतज़ामिया देखने का इख्तियार दे दिया गया। इसके अंदर ये हमारा 7वां पॉइंट था इंडिया एक्ट 1935 का, और ये वो 7 पॉइंट्स हैं अगर हम इनको यानी कि देखें जो ये तय करते हैं सिमत को, मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को, सूबाई असम्बलियों को, सूबाई कानून साजी को, मिनॉरिटीज़ के हकूक़ को, जुडिशरी को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव को, गवर्नर जनरल्स को, कैबिनेट को, वायसराय को, फेडरल गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें इस एक्ट में डिसाइड कर दी गई। तो हम कह सकते हैं कि 1935 का जो एक्ट था दरअसल वो क़याम पाकिस्तान की तरफ एक पहला ढांचा था।
اسی چیز کو جو ہے وہ مزید ایکسپلین کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ آگے موو کیا ہم نے. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1935 میں مسلمانوں کو تقریباً 50% حقوق جو ہے وہ حاصل ہو گئے، مل گئے. آپ کی ڈائری بھی صرف یہی ایکٹ ہے، اسی ایکٹ کو آپ نے لرن کرنا ہے. یہ لانگ کویشچن میں آئے گا اور اس کے جو 7 پوائنٹس ہیں ان کو لرن کریں، رائٹ کریں، مجھے واٹس ایپ کریں. ایم سی کیوز میں اس کی جسٹ ڈیٹس آ سکتی ہیں، ادروائز جو ہے یہ لانگ کویشچن کا میٹیریل ہے. لانگ کویشچن میں آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور اپنے گھر کا خیال رکھیے.